नमस्ते। जब हम प्राचीन भारत के ज्ञान की बात करते हैं ना, तो अक्सर ध्यान योग, दर्शन या साहित्य पर ही जाता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या विज्ञान, और उसमें भी खासकर रसायन विज्ञान, वो भी उस दौर में उतना ही विकसित था? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी दिलचस्प सवाल की तरफ थोड़ा इशारा करते हैं। चलिए, आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत यही दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर धातुओं का काम, रंगाई छपाई, बहुत कुछ था। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस प्राचीन ज्ञान के कुछ खास पहलुओं को समझें और देखें कि आज भी ये कितने काम के हो सकते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? क्या वैदिक काल में भी हमें रसायन की समझ के कुछ शुरुआती संकेत मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में अग्निहोत्र जैसे यज्ञों का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ क्या होता है, पदार्थों का रूपांतरण ही तो होता है एक तरह से। जी। फिर वो सोमरस बनाने की प्रक्रिया, सोमरस, हाँ। जिसमें जड़ी बूटियों से रस निकालना, उसे उसे प्रोसेस करना, या फिर धातुओं को पिघलाकर औजार बनाना, ये सब चीजें बताती हैं कि पदार्थों के गुण और उनके बदलाव की एक शुरुआती समझ तो थी। अच्छा। और रस शब्द का प्रयोग भी मिलता है तरल पदार्थों के लिए या किसी चीज के सत्व के लिए। ठीक है, तो ये तो हुए शुरुआती संकेत। लेकिन एक व्यवस्थित विज्ञान के तौर पर इसका विकास कैसे हुआ? एक प्रॉपर डिसिप्लिन की तरह। देखिए, इसका जो व्यवस्थित रूप है वो हमें बाद के समय में मिलता है। पहले तो आयुर्वेद के विकास के साथ, आयुर्वेद, हाँ। जहाँ चरक और सुश्रुत जैसे आचार्यों ने दवाइयां बनाने के लिए खनिज और धातु आधारित कई प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। और फिर लगभग समझ लीजिए 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास रस शास्त्र नाम की एक अलग शाखा ही विकसित हो गई। रस शास्त्र? हाँ, रस शास्त्र। ये शाखा मुख्य रूप से पारा मर्क्यूरी, गंधक और दूसरी धातुओं, खनिजों के औषधीय और यहाँ तक कि रूपांतरकारी, जिसे एल्केमी कहते हैं, उन प्रयोगों पर केंद्रित थी। अच्छा। आचार्य नागार्जुन का एक ग्रंथ है रस रत्नाकर। हाँ। वो इसी दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उसमें पारे और धातुओं पर बहुत गहरा प्रायोगिक काम दिखता है। रस शास्त्र यानी धातुओं और खनिजों का विज्ञान, और इसका व्यवहारिक असर, क्या कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी हमें हैरान करते हैं? ये वाला पार्ट मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, यहाँ मजा आता है। देखिए, सबसे मशहूर उदाहरण तो बेशक दिल्ली का लौह स्तंभ है। हाँ, वो तो है ही। जरा सोचिए, लगभग 1600 साल से ज्यादा हो गए खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उस पर जंग नहीं लगा है। कमाल है तो। है ना? ये उस समय की धातु कर्म यानी मेटलर्जी की कितनी उन्नत तकनीक रही होगी, उसका बेहतरीन नमूना है। तो क्या पता चला है क्यों नहीं लगता जंग? हाँ, इस पर शोध हुआ है। पता चला कि इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है और एक खास किस्म की फॉर्ज वेल्डिंग तकनीक इस्तेमाल हुई है। ऐसा मानते हैं कि इन चीजों ने मिलकर उसे जंग रोधी बना दिया। अद्भुत। और आयुर्वेद में अपने औषधियों का जिक्र किया था, वहां रसायन का क्या रोल था? हाँ, आयुर्वेद में भी बहुत अहम रोल था। देखिए, वहाँ धातुओं और खनिजों को ऐसे ही सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अच्छा। उन्हें पहले बहुत जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता था। इनको कहते थे शोधन, शुद्ध करना, और मारण यानी भस्म या ऑक्साइड बनाना। शोधन और मारण। हाँ, इसमें जड़ी बूटियों के रस के साथ धातुओं को बार बार गर्म करने और पीसने की प्रक्रिया शामिल थी। और दिलचस्प बात यह है क्या कि इस प्रक्रिया से धातुएं बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कणों में बदल जाती थीं, जिन्हें भस्म कहते थे। भस्म? हाँ, और आज के जो नैनो पार्टिकल्स है ना, हाँ, उनसे इनकी थोड़ी तुलना की जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म रूप में बदलने से उनकी टॉक्सिसिटी विषाक्तता कम होती थी और शरीर में उनका अब्जॉर्प्शन बेहतर होता था। इससे उनके औषधीय गुण बढ़ जाते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ भारी भरकम मेटलर्जी और दवाइयों तक ही सीमित नहीं था, क्या रोजमर्रा की चीजों में भी इसका इस्तेमाल था? हाँ, बिल्कुल था। रंगों को ही देख लीजिए। रंग
कैसे? कपड़ों की रंगाई के लिए हल्दी, नील, मंजिष्ठा ऐसे कई प्राकृतिक स्रोतों से पक्के रंग बनाने की तकनीकें विकसित थीं। अच्छा, पक्के रंग। हाँ, फिर इत्र और सुगंधित तेल निकालने के लिए अर्कपातन या जिसे हम आज स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ। वो विधि इस्तेमाल होती थी जिसमें पानी की भाप के जरिए फूलों या जड़ी बूटियों से सुगंधित तेल अलग किया जाता था। ये आज की डिस्टिलेशन तकनीक का ही एक कह सकते हैं प्राचीन रूप है। और आपने शुरू में यज्ञ और धूप जलाने का भी जिक्र किया था। हाँ, किया था। उनमें भी एक तरह की रासायनिक समझ छुपी हुई थी। कैसे? देखिए, ये मान्यता थी कि खास तरह की लकड़ियों, घी और जड़ी बूटियों को, मतलब जो हवन सामग्री होती है, उसे जलाने से जो धुआं और गैसें निकलती हैं, हाँ। वे वातावरण को शुद्ध करती हैं और उनमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो यहाँ रस शब्द का एक और मतलब सामने आता है, सिर्फ तरल या पारा नहीं, बल्कि किसी पदार्थ का सूक्ष्म सार या तत्व। समझ गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये काफी फैला हुआ और व्यवहारिक ज्ञान था उस समय का। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो इस प्राचीन ज्ञान का क्या महत्व है? आज क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ हमारा ऐतिहासिक गौरव नहीं है। इस ज्ञान का असर दुनिया पर भी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अरब विद्वानों ने भारतीय रस शास्त्र के ग्रंथों का अनुवाद किया था। अच्छा। हाँ, और ये ज्ञान फिर मध्यकालीन यूरोप तक पहुंचा, जहां इसने एल्केमी के विकास को भी प्रभावित किया। दिलचस्प। और आज के दौर में देखिए, जब हम ग्रीन केमिस्ट्री यानी हरित रसायन और सस्टेनेबल तकनीकों की बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल, तब प्राचीन भारतीय परंपरा के जो प्रकृति केंद्रित सिद्धांत है, जैसे कम कचरा पैदा करना या प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना, ये बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। सही बात है। और जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, वो भी भारतीय ज्ञान परंपराओं को सिलेबस में शामिल करने पर जोर दे रही है, ताकि विद्यार्थी मॉडर्न साइंस के साथ साथ अपनी इस वैज्ञानिक विरासत को भी समझे और उससे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो संक्षेप में कहें तो प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने धातु कर्म, औषधि, रंगाई, आसवन जैसे कई फील्ड्स में ठोस योगदान दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम आज की जो जरूरतें हैं, जैसे पर्यावरण के अनुकूल तकनीकें विकसित करना, उसके लिए प्राचीन भारतीय रसायन के सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान की जो समझ है, क्या इन दोनों को मिलाकर कुछ नए रास्ते खोजे जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।